सो नाउ फेडरल बैंक लिमिटेड अब देखिए 127 रुपये 80 पैसे का प्राइस आ चुका है। स्टॉक के अंदर 4.5% से ज्यादा की हमको गिरावट देखने को मिल रही है और ये गिरावट आपके Q1 के नंबर से पहले ही आपको देखने को मिल रही थी। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स ने कहीं ना कहीं ये भाप लिया था कि रिजल्ट के अंदर कहीं ना कुछ यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी और वो कमी हमको मार्जिन के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन क्या ये पूरे नंबर्स खराब है और फेडरल बैंक का स्टॉक यहाँ से गिरने वाला है या फिर पूरे बैंकिंग सेक्टर में अब कुछ ऐसा डर यहाँ पर आने वाला है? फेडरल बैंक पहली ऐसी बैंक है जिसने अपने नंबर से बहुत लंबे समय बाद 5 साल 7 साल बाद शायद ये नंबर्स आपके सामने आ रहे होंगे HDFC से पहले। तो अभी आपके सामने बहुत सारी न्यूज़ेस यहाँ पर फ्लैश हो रही हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टैंड अलोन जो प्रॉफिट है वो आया है अच्छा, बेटर देन एक्सपेक्टेड यहाँ पर 42%। और लेकिन यहाँ पर आपके NIIs जो है ना वो यहाँ पर थोड़े से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ नेट इंटरेस्ट मार्जिन में गिरावट है, अंडर प्रेशर है, इसीलिए कहीं ना कहीं स्टॉक जो है ना वो अंडर प्रेशर आज के दिन देखने को मिल रहा है। रिटर्न तो जो कमाया था वो पूरा का पूरा वाइप आउट हो चुका है, लेकिन क्या स्टॉक यहाँ पर संभल पाएगा? एक बार नंबर देख लेते हैं थोड़ा सा कैसे निकल कर आए हैं, तो जल्दी से यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वार्टर दर क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर। तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर अगर आप देखें तो 4081 करोड़ से बढ़कर टोटल इनकम निकल के आई है 5756, यानी कि ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर तो बहुत अच्छे नंबर्स हैं। लेकिन आपकी क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पर क्यों, और क्वार्टर दर क्वार्टर आपको मेजर करने की जरूरत क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर क्वार्टर दर क्वार्टर देखेंगे तो Q4 के कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा 5454 करोड़ के कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा कि टोटल इनकम निकल के आई है 5756 करोड़। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको उछाल देखने को नहीं मिल रहा होगा। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इस वक्त यहाँ पर क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रोथ नहीं हुई है। अब हम ये क्वार्टर दर क्वार्टर क्यों नापते हैं, क्यों मेजर हमें करना चाहिए, ये भी हम अभी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपका प्रॉफिट जो है वो क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पर स्लिप हो गया है। आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखिए, सबसे पहले तो 600 करोड़ की कंपैरिजन यहाँ पर निकल के आया 853 करोड़ रुपए का इस क्वार्टर में। लेकिन अगर आप क्वार्टर दर क्वार्टर अगर आप देखें तो 902 करोड़ से घटकर 853 करोड़ का नेट प्रॉफिट रह गया है, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर गिरावट आनी ही थी। इसके साथ साथ आपका यहाँ पर EPS जो है ना वो भी डाउन हो चुका है। तो EPS अर्निंग पर शेयर जब भी डाउन होता है तो आपका स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट आती है, एडजस्टेड यहाँ पर जो है ना आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप नेट NPA परसेंटेज देखेंगे, नेट NPA परसेंटेज क्या स्थिति है देखिए, 0.94% था पिछले साल इसी क्वार्टर में, जो कि घटकर इस बार दिख रहा है 0.69% का नेट NPA। और आप क्वार्टर दर क्वार्टर देखेंगे तो स्टिल सेम है, 0.69 कंपैरिजन यहाँ पर जो है ना 0.69 ही निकल कर आया है। ये एक अच्छी बात है। ग्रॉस NPA में हालांकि 0.02% का यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा ग्रॉस NPA में उछाल देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ आपके ऑपरेटिंग मार्जिन स्लिप हुए हैं। ये प्रॉब्लम वाली बात है कि आपका ऑपरेटिंग मार्जिन जो है ना वो आपका क्वार्टर दर क्वार्टर तो गिरा ही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी डाउन आया। तो 23.85% की जगह यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग मार्जिन देखने को मिल रहा है 22.62, और आपका क्वार्टर दर क्वार्टर अगर आप देखें तो 24.47% की जगह आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है 22.62% यहाँ पर निकल कर आया है। वही स्थिति नेट प्रॉफिट मार्जिन की भी है। तो ये यहाँ पर आपके सामने नंबर से आपके कुछ अच्छे हैं कुछ बैड है, ये आप यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि आपका EPS यहाँ पर डाउन हुआ है, आपका ऑपरेटिंग मार्जिन भी थोड़ा सा घट गया, आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी आपको देखने को मिल रहा है डाउन। अब जैसा कि मैंने कहा आपका क्वार्टर दर क्वार्टर आपको मेजर करने की जरूरत क्यों है, देखिए ये इसलिए है क्योंकि आप देखें तो क्वार्टर दर क्वार्टर से आपको पता चले कि शॉर्ट टर्म में क्या चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस के अंदर, और बिजनेस के अंदर हमको देखने को मिल रहा है थोड़ा सा स्लो डाउन। क्या यहाँ पर जो ग्रोथ है बैंकिंग स्टॉक्स की, बैंकिंग सेक्टर के अंदर वो पीक कर चुकी है, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि काफी एनालिस्ट आप देखें तो काफी दिनों से ये कह भी रहे थे कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं पीक बनने वाला है। ये बहुत जगह आपको सुनने को मिला होगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अभी ग्रोथ नहीं, अभी तो ये चलेगा। तो देखिए आपका पहला रिजल्ट है आपका फेडरल बैंक का, और अगर आप देखें तो एक नंबर से आपको पता नहीं चलेगा। जैसे ही फेडरल नंबर आए, फेडरल बैंक के रिजल्ट्स आए, आप देखिए बैंकिंग सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। प्रॉफिट बुकिंग इसी डर से कि क्या ये नंबर जो है ना, ये ग्रोथ जो है वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर पीक कर चुकी है। तो अगर पीक कर गई है तो फिर बाकी जो महंगे स्टॉक्स हैं उनका क्या होगा, तो ये यहाँ पर अब डर कहीं ना कहीं बनेगा। और आपको एक नंबर से ये पता नहीं चलेगा, आपको देखना होगा HDFC बैंक के नंबर्स कैसे आ रहे हैं, आपके इंडसइंड बैंक, और खास नंबर आपका IDFC फर्स्ट बैंक, क्योंकि
फेडरल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ही टक्कर है अगर आप देखें इस मिड साइज बैंकिंग में। तो फेडरल बैंक के नंबर आपके सामने आ चुके हैं। अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी जो ग्रोथ परसेंटेज है वो पीक कर गया होगा तो फिर दिक्कत है। और अगर सबका यहाँ पर यही हाल है तो फिर पूरे बैंकिंग सेक्टर में गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। लेकिन फेडरल बैंक के अंदर उतना डर नहीं होगा। उतना डर क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता हूं। आप देखिए फेडरल बैंक का पी रेशियो कहां पर है, 8.69। आज तो डाउन हो गया होगा, लेकिन अगर आप देखें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कितना है आपका 21, आपका यहाँ पर आपका कोटक बैंक का 25, आपका एक्सिस बैंक का 27। तो ये इतने हैवी पी रेशियोज हैं जो कि आपके इंडस्ट्री 19.86 है और उसके कंपैरिजन आपको ये पी रेशियोज दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपका गिरने के लिए ज़्यादा तैयार होगा या फिर ये आपके सामने गिरने के लिए ज़्यादा तैयार होगा, किसके अंदर सबसे ज़्यादा दम है। और फेडरल बैंक के नंबर इतने ज़्यादा बुरे भी नहीं आए। आप कहें कि 50-60 करोड़ का यहाँ पर जो अंतर है वो ठीक है, स्टॉक 4% गिरा, उसमें आप देखिए मार्केट कैप कितना गायब हो गया फेडरल बैंक का। तो ये भी यहाँ पर देखने वाली बात होती है। तो आपके सामने ये ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर कर सकते हैं जो कि अपने इंडस्ट्री पी से ज़्यादा यहाँ पर उनका पी रेशियो है स्टॉक्स का। लेकिन आप देखिए 8.69 का, आप देखिए मिड साइज बैंकिंग में आपको ये पी रेशियो ना आपको नहीं मिलेगा। मिड साइज बैंकिंग में जब आप देखते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो क्या बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है। हालांकि यहाँ पर एक डर है कि अगर ये सभी स्टॉक्स आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यानी कि कहें ना फेडरल बैंक के पीयर कंपैरिजन जो है ना, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर गए इस बार भी तो फिर फेडरल बैंक के स्टॉक के अंदर प्रेशर बन सकता है। लेकिन फिर भी फेडरल बैंक के बैंकिंग के अंदर सबसे अंडर वैल्यू, सबसे अंडर परफॉर्मर स्टॉक है। इसकी वैल्यू अभी भी अगर आप देखें, अगर आप ये पी रेशियो रख देंगे इसका, आप मैं कहता हूं आप 15 का पी रेशियो रख दीजिए स्टॉक का। अगर फेडरल बैंक 15 के पी रेशियो पर आ गई ना, आपका ईपीएस कितना है तो आप उसको एडजस्ट कर दीजिए। मान लेते हैं आपका लमसम आपका जो 14 का ईपीएस है और आपका 15 का पी रेशियो है, आपकी ऑलमोस्ट 170 से प्लस यहाँ पर ना प्राइसिंग निकलती है स्टॉक की। तो इतना यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो आप सोचिए कि पी रेशियो आपका बहुत ज़्यादा डाउन है। हालांकि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, लेकिन ये टाइम ऐसे में जो फेडरल बैंक को पसंद करते हैं शेयर होल्डर्स या नया निवेशक है जो ऐसी बैंकिंग को ढूंढ रहा है जो आगे अच्छा खासा रिटर्न दे, आपके सामने ये ऐसा स्टॉक यहाँ पर निकल कर आता है। बाकी महंगे को यहाँ पर ना प्रॉब्लम ही हो जाती है। फिर जो आपके सामने अंडर वैल्यूड है और उनको सीधा कॉम्पिटिटर है तो फिर वहाँ पर हम जगह बनाने की ज़्यादा देखेंगे। और अब तक यहाँ पर ना एक अच्छा रिजल्ट देने वाला फेडरल बैंक है। हालांकि एक आध क्वार्टर यहाँ पर जो थोड़ा सा प्रेशर वाला निकल आता है, लेकिन फिर भी तो ये रहा आपके सामने। तो जिसे एक्यूमुलेट करना है, ये एक्यूमुलेट का टाइम है कि ऐसे स्टॉक्स जब यहाँ पर ना डाउन आते हैं किसी रीज़न की वजह से तो फिर एक्यूमुलेट करने में ज़्यादा बेहतरी यहाँ पर देखने को मिलती है और फिर ये रिटर्न देने के लिए तैयार रहते हैं। तो आपके सामने ये रहा फेडरल बैंक का यहाँ पर एनालिसिस। थोड़ा सा आपका ऑलरेडी आप यहाँ पर जो है ना अंडर वैल्यूड स्टॉक में बैठे हैं, अगर आप होल्ड करते हैं तो आप ऑलरेडी अंडर वैल्यूड स्टॉक के अंदर है। इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं आपको चार्ट पर बता देता हूँ। आपका मूविंग एवरेजेस जो है ना वो आपके सामने 126.96 पर आपका 50 डेमा है। स्टॉक आपका काम कर रहा है 100 और 200 डेमा के बिलो। आपका 200 डेमा 130.16 पर है, आपका 100 डेमा 128.59 पर है। तो इन दोनों से बिलो यहाँ पर वर्क कर रहा है। आपका 50 डेमा जो है ना वो यहाँ पर आपका 126.96 पर देखने को मिलता है, कुल मिलाकर 127 रुपये के आसपास। इसके साथ साथ मैं आपको पहले ही एक रेंज बता चुका हूँ कि 128.10, अभी 128 टूट चुका है, ध्यान रखिएगा। लेकिन 126 जो है ना, तो आप एक रेंज बनाइए 126 से 128.10 की, ये 2 रुपये 10 पैसे की रेंज। अगर ये लेवल टूटते हैं 126 पे टूटकर डाउन जाता है तो फिर फेडरल बैंक के अंदर प्रॉब्लम आएगी, स्टॉक के अंदर प्रॉब्लम आएगी, राइट। और खासा ध्यान ये और रखें कि क्या एचडीएफसी के नंबर भी ऐसे ही आ रहे हैं, क्या बड़े बैंकिंग से या फिर यहाँ पर जो है ना इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसके नंबर भी ऐसे ही आ रहे हैं। अगर ऐसे ही सिमिलर ऐसे ही आते हैं फेडरल बैंक की तरह तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर उससे इससे बेहतर परफॉर्म करे तो फिर स्टॉक बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर सकता है। तो इस पर खासा ध्यान रखिए। ये रेंज टूटी तो फिर दिक्कत आई, अगर ये रेंज से वापस निकल गया 128 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो फिर ये अच्छा रहेगा फेडरल बैंक के लिए। ऐसे में आपका 50 डेमा बचा रहेगा, 200 डेमा 100 डेमा कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो उम्मीद है आपके सामने ये रहा पूरा एनालिसिस। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए और आप वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।